नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी अब गौधाम योजना चालू किया गया है। यह छत्तीसगढ़ शासन का पशुपालन विकास विभाग मंत्रालय का पत्र है, जो कि 6 अगस्त 2025 को जारी हुआ है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी गौधाम योजना की स्वीकृति किया गया है। तो गौधाम योजना को समझने से पहले मैं कुछ डाटा आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जुलाई 2024 से राज्य के 6 प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास और राजगढ़ से गुजरने वाले राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 93 गायों की मौत हो गई और 295 घायल हुई। उसी तरह दिल्ली का न्यूज़ है, सितंबर 2024 में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक 19 वर्षीय युवक की सांड से टकराने के बाद मौत हो गई। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक पहल शुरू की, जिसमें पशुओं को रात में आसानी से दिखाई देने के लिए फ्लोरोसेंट रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह समस्या राज्य में काफ़ी गंभीर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 22,595 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें आवारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटना भी शामिल है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट के अनुसार 20 महीने की अवधि में नेशनल हाईवे 34 पर आवारा पशुओं के कारण 308 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 217 लोगों की मौत हुई और 553 लोग घायल हुए। इसी प्रकार हल्द्वानी उत्तराखंड का न्यूज़ है, जिसमें हल्द्वानी में अगस्त 2024 तक आवारा पशुओं के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के कारण 747 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 224 लोगों की मौत हो गई और 533 लोग घायल हुए। इसी प्रकार बालोदाबाजार भाटापारा में जून 2024 तक इस जिले में 317 सड़क दुर्घटनाओं में 155 लोगों की जान गई है और 224 लोग घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं में आवारा पशुओं की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। बिलासपुर में सड़कों पर मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए बिलासपुर के कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है, जिसके तहत खुले में पशु छोड़ने पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इस बात का संकेत है कि यह समस्या वहाँ काफ़ी गंभीर है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 2024 में आवारा मवेशियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर 747 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 224 लोगों की मौत हो गई और 533 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस समस्या से प्रभावित है। इस तरह आप देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में सिर्फ जनमानस का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जानवरों को भी काफ़ी नुकसान होता है। मेरे द्वारा बताया गया डाटा गूगल का जेमिनी AI से लिया गया है। तो चलिए, इस योजना में जो गाइडलाइन आया है कि इस योजना के तहत क्या क्या प्रावधान है, इस योजना में क्या क्या होना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गौधाम योजना। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। प्रदेश से कुल 11 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 लागू है, जिसके अंतर्गत अवैध रूप से पशुओं की तस्करी एवं परिवहन पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अवैध पशु तस्करी पर गृह विभाग द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए गौवंशीय पशु जब्त किए जाते हैं। प्रदेश में निराश्रित घुमंतू गौवंशियों पशु बहुतायता में है। ऐसे पशु खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा उनके सड़कों में विचरण करने के कारण दुर्घटनाएं होती है, जिसमें पशुओं के साथ साथ जनमानस को भी हानि होती है। निराश्रित घुमंतू एवं जब्त पशुओं को छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग अंतर्गत निकटस्थ पंजीकृत गौशाला में रखने का प्रावधान है। इसलिए पंजीकृत गौशालाओं में क्षमतानुसार पशु विस्थापित हो जाने के कारण वर्तमान में निराश्रित घुमंतू एवं जब्त पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासकीय भूमि में गौधाम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना गौधाम योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां गौधाम स्थापित किए जाएंगे। गौधाम स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था कैसे की जाएगी? ऐसे शासकीय भूमि जिसमें सुरक्षित बाड़ा हो, मतलब फेंसिंग हो, सुरक्षित बाड़ा हो, पशुओं का शेड बना हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, में गौधाम की स्थापना की जाएगी। जैसे कि पिछले सरकार के द्वारा गौठान योजना चलाया जा रहा था, जहाँ पहले से ही बहुत सारे बिल्डिंग मतलब अधोसंरचना बना हुआ है, ट्यूबवेल खनन किया गया है, बिजली की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, तो उस स्थान को प्राथमिकता दिया जाएगा। उपलब्धता के अनुसार से कई गौठान ऐसे थे जहां पर चारागाह भी बनाया गया था। चारागाह के लिए भूमि का भी चयन किया गया था और कुछ गौठानों में चारागाह में हरी चारा का उत्पादन भी किया जा रहा था। तो ऐसे गौठानों को प्राथमिकता के साथ चयन किया जाना है और इस गौधाम का संचालन हेतु चयनित संस्था को उपलब्ध कराई गई भूमि
अधोसंरचना तथा चारागाह पर चयनित संस्था का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा गौधाम की उद्देश्य भी समझ लीजिए कि गौधाम का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, जैसे कि निराश्रित घुमंतु पशुओं एवं कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2011, छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण नियम 2014 अंतर्गत जब्त गौवंशीय पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संवर्धन। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक पद्धति मतलब जो विभाग है पशुपालन विभाग, तो उनके नियमों के हिसाब से, उनके विज्ञान के हिसाब से उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। मतलब उनका इलाज किया जाएगा, उनको सही भोजन दिया जाएगा। गौ उत्पादों का बढ़ावा देना। गौ उत्पादों में क्या क्या आ सकता है? एक तो दूध आ सकता है, फिर एक वर्मी कंपोस्ट आ सकता है, और अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो गौमूत्र से कई प्रकार के दवाइयाँ बनाई जा सकती है जो हमारी फसलों के लिए उपयोगी होता है। कई प्रकार के खाद बनाया जा सकता है, और दूध से पनीर या अन्य किसी भी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है वो बनाया जा सकता है, तो उसको बढ़ावा देना है। इस जो गौधाम जो होगा उसको एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित भी करना है। प्रशिक्षण मतलब पशुपालन के लिए, मतलब यहाँ से जो पशुपालन करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा पशु नस्ल सुधार करना भी इनका लक्ष्य उद्देश्य है। मतलब जो देसी किस्म है उनमें हाइब्रिड या कोई अच्छे किस्मों का बीज डालकर उन्नत नस्ल तैयार करना है, ताकि नस्ल आम जनता को गौ सेवा के लिए प्रेरित करना है, ताकि गाय को किसी प्रकार से नुकसान न करे। लोकल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी इस गौधाम योजना का उद्देश्य है। गौधाम गांव में बनेगा, उसमें प्रत्येक गौधाम में क्षमता अनुसार अधिकतम 200 पशुओं को रखने की सुविधा होगी। अब यह गौधाम के संचालन के लिए पात्र संस्थाएं कौन कौन सी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब इसको कौन चलाएगा गौधाम को, वहाँ जो काम करने वाले संस्था कौन कौन से हो सकते हैं, क्या ये व्यक्तिगत रूप से भी मिलेगा? तो बता दें कि व्यक्तिगत रूप से इनका संचालन की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इसके लिए जो पंजीकृत गौ सेवा आयोग में पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति हो, या स्वयंसेवी संस्था हो, एनजीओ हो, या कोई ट्रस्ट हो, या कोई फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी हो, या सहकारी समिति हो, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आवेदन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके संचालन के लिए संस्था का चयन कैसा होगा इसके बारे में भी शासन ने स्पष्ट कर दिया है। गौधाम हेतु चिन्हांकित भूमि के निकटस्थ आसपास की पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु सहमति व्यक्त करने पर उक्त समिति को गौधाम संचालन हेतु जिम्मेदारी प्रदान किए जाने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा प्राथमिकता पर लिया जा सकेगा। चयनित पंजीकृत संचालित गौशाला की समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य अनुबंध पश्चात उक्त समिति को गौधाम का संचालन सौंपा जाएगा। निकटस्थ आसपास की पंजीकृत गौशाला की समिति द्वारा गौधाम संचालन हेतु असहमति व्यक्त करने पर अन्य स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट तथा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, सहकारी समिति द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में गौधाम संचालन हेतु आवेदन किया जा सकेगा। गौधाम संचालन हेतु अन्य संस्था के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया होगी। रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के द्वारा संस्था का चयन किया जाएगा। कंडिका 2.4 में उल्लेखित संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला सशक्त समिति के सदस्य सचिव के पास जमा करेंगे। मतलब जो इस गौधाम योजना में भाग लेना चाहते हैं संचालन का, वो जो है जिला सशक्त समिति के सदस्य सचिव के पास अपने फॉर्म जमा करेंगे। जिला स्तरीय सशक्त समिति प्राप्त आवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन कर चयनित संस्था का नाम छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। मतलब कुल मिला के आवेदन आप करेंगे, उसके बाद समिति भी छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु भेजेगी आपकी दस्तावेज। वहां से जब अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद आपकी समिति का नाम संचालन के लिए फाइनल होगा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग से अनुमोदन पश्चात चयनित संस्था एवं आयोग के मध्य अनुबंध किया जाएगा। तत्पश्चात उक्त संस्था को गौधाम का संचालन सौंपा जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा और किस प्रकार से उसका चयन किया जाएगा। लेकिन उस संस्था के चयन करने के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं कि क्या उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसका मापदंड होना चाहिए कि कौन सा आधार पर उस संस्था को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो उसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव कम से कम 5 वर्ष हो। नस्ल सुधार एवं संचालन के क्षेत्र में अनुभव कम से कम 3 वर्ष हो। संस्था द्वारा पशुपालकों प्रशिक्षण दिए जाने का अनुभव हो। जैविक खाद उत्पादन एवं जैविक खेती का अनुभव हो। जैसे पिछले समय में जब गौठान योजना चल रही थी तो ऐसे संस्था जो जैविक खाद जैसे केचुआ खाद, नाडेप बनाए थे, उनके पास एक अनुभव है तो उनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके अलावा हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम का अनुभव हो। मतलब वो फिर जो गौठान से लगे हुए थे उन्हीं संस्थाओं के द्वारा पिछले बार हरी चारा उत्पादन का कार्यक्रम किया गया था और उसका अनुभव प्राप्त किया गया था। फिर सामाजिक कार्य का अनुभव हो। मतलब जो संस्था सामाजिक कार्य का लगातार संचालन करते रहते हैं उनको भी चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन 6 बिंदुओं के आधार पे जो जितनी आवेदन जाएगी उसमें जिसका जितना अनुभव होगा उसके आधार पे उसको प्राथमिकता दिया जाना है। इसके अलावा जो भी संस्था का चयन होगा वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए होगा। 5 वर्ष उपरांत उस क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात कार्यकाल को बढ़ाया जा सकेगा।
भी है कि चयनित समिति या संस्था द्वारा अनुबंध अवधि के मध्य में कार्य बंद किया जाता है, अनुबंध का पालन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनुबंध समाप्त करने की दशाएं में एवं अधिकार निम्नानुसार होंगे। मतलब कौन सा आधार पे जिस समिति को गौधाम संचालन की जिम्मेदारी दी गई है और एक अनुबंध किया गया है उसको समाप्त की जा सकती है, तो उसका भी नियम है। जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित संस्था के लापरवाही की जांच किया जाएगा तथा जांच प्रतिवेदन के साथ अनुशंसा सहित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमित बैठक का आयोजन करते हुए चयनित संस्था की लापरवाही के संबंध में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विचार कर निर्णय ले सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। दोष सिद्ध होने की स्थिति में हर्जाना वसूली की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। जब किसी संस्था का चयन हो जाएगा गौधाम संचालन के लिए तो उनकी दायित्व क्या क्या होगा उसको भी इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। अधोसंरचना विकास कार्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आवश्यकता अनुसार बाउंड्री वाल निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पशु शेड निर्माण, चारा विकास कार्य आदि किया जाएगा। गौधाम में उपलब्ध समस्त पशुओं को नियमित दाना पानी की उपलब्धता, समस्त शेड एवं परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना होगा। तीसरा, गौधाम में उपलब्ध समस्त पशुओं का स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना होगा। पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु समुचित व्यवस्था, नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, प्राथमिक एवं अन्य आवश्यक उपचार आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। चौथा, गौवंशीय नर पशुओं का बधियाकरण कराकर बैल जोड़ी तैयार करना होगा। गौवंशीय मादा पशुओं की नस्ल सुधार करना होगा। चयनित समिति या संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर सघन चारा विकास कराया जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्य हेतु आवश्यक अमला की व्यवस्था के साथ साथ समस्त संबंधित लेखा संधारण करना होगा। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा पशु क्रूरता, पशुओं की रखरखाव आदि संबंधित जारी नियम, अधिनियम, दिशा निर्देश एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। गोबर एवं गौमूत्र उत्पाद जैसे जैविक खाद का उत्पादन, कीटनाशक उत्पादन, कृषकों पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना होगा। गौधाम परिसर एवं आसपास स्वच्छता रखना होगा। प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक होगा। इस प्रकार से 10 प्रकार से गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था का दायित्व बताया गया है। गौधाम में व्यवस्था एवं सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक गौधाम में एक चारावाह एवं एक गौ सेवक, ये जो गौ सेवक रहेंगे वो प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होंगे, उनको रखा जाएगा। मतलब 2 लोग इसमें मुख्य रूप से रहेंगे, एक होंगे चरवाहा और एक होंगे गौ सेवक जो एक प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होंगे। उसके अलावा इस योजना के तहत गौधाम में पशुओं का प्रबंधन एवं नस्ल सुधार के बारे में भी कुछ और जानकारियां दी गई है। जैसे नर पशुओं का कैसे प्रबंधन करना है, मादा पशुओं की नस्ल सुधार कैसे करना है, उसके बारे में भी बताया गया है। गौधाम को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कैसे विकसित करना है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। प्रत्येक गौधाम में चयनित समिति संस्था के द्वारा गौ उत्पाद विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं गौ आधारित कृषि को प्रेरित करने प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ गोबर गौमूत्र से गौ उत्पाद जैसे केचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौ काष्ट मतलब जो गोबर के लकड़ी बनते हैं मशीन के माध्यम से, वो गोनाइल, दिया, दंत मंजन, अगरबत्ती इत्यादि का उत्पादन कर उसका विपणन मतलब उसको मार्केटिंग किया जाना है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी इसको विकसित करना है। अब इस योजना के तहत कितना वित्त पोषण मतलब कितना पैसा मिलेगा, किसको क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो देख लेते हैं। जिला स्तर समिति के अनुशंसा के आधार पर गौधामों को पोषण आहार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा प्रथम वर्ष हेतु 10 रुपये प्रतिदिन पशु के दर से अनुदान दिया जाएगा। मतलब एक पशु का 10 रुपया के हिसाब से प्रतिदिन का खर्चा दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पश्चात उत्कृष्ट गौधामों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी। देखिए, जैसे कि पहला साल उनको 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा दे रहे हैं एक पशु का एक दिन का खर्चा 10। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से। तृतीय वर्ष 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से। चतुर्थ वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से उनको खर्चा मिलेगा। अब आप खुद देख लीजिए, पशुओं हेतु मतलब 200 का लक्ष्य है, 200 पशु रखना है, तो उसके हिसाब से उनका टारगेट भी बना के दिए हैं कि क्या क्या करना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, प्रथम वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से। अब इसमें ये भी लिखा है ₹10 के अनुदान के दर पर प्रतिदिन 2000 रुपये। तो प्रति वर्ष 365 दिन में 7,30,000 रुपये। द्वितीय वर्ष में 20 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा है। ये जो है ये वाली लाइन 2000, 4000, 6000, 7000 ये प्रतिदिन का 200 पशुओं के लिए खर्चा है। तो द्वितीय वर्ष में 4000 रखा गया है, तृतीय वर्ष में 6000,
चतुर्थ वर्ष में 200 पशुओं की देखभाल के लिए 7,000 का खर्चा है। इसको इसलिए ऐसे बढ़ते क्रम में रखा गया है क्योंकि जब वहाँ पर 200 पशुओं को रखेंगे तो उनके बच्चे, उनके बछड़े भी आएगा, तो उनके बछड़ों का भी देखभाल होगा, इसलिए उनके खर्च को थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बढ़ाया गया है। अभी 200 पशुओं का टारगेट है, हो सकता है 5 साल बाद 400 हो जाए। इसीलिए देखिए, पहले साल 200 का टारगेट है तो इसको डबल, दूसरे साल में डबल, फिर उसके बाद उसमें और जुड़ गया, फिर ऐसे करके डबल से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 200 फिर 400 होगा, फिर 600 होगा, फिर 800 पशु होंगे। इस प्रकार से इसका व्यवस्था किया गया है। इसी प्रकार आप चतुर्थ वर्ष में देखेंगे, मतलब 4 साल बाद उस गौधाम को कितना पैसा मिलेगा, तो 25,55,000 रुपये 365 दिन का व्यय मिलेगा उनको। इसके बारे में टिप भी लिखा गया है, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन पश्चात प्रति वर्ष अनुदान में वृद्धि की जाएगी। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बस जुड़ गए और अपने हिसाब से कुछ भी, कोई संस्था मान लीजिए अपने हिसाब से देखभाल कर रहे हैं, तो ये जो स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर जो क्रियान्वयन समिति रहेगी जो जिला में, वो उनका अनुशंसा करेगी, उनके अनुमोदन के पश्चात ही उनके अनुदान में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा जो एक चरवाहे भी उनमें रखने का प्रावधान है गौधाम में, तो चरवाहे को जो मानदेय मिलेगा उसके बारे में भी स्पष्ट कर दिया गया है। चरवाहे को श्रमयुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची ग के अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति चरवाहा प्रति माह मानदेय 10,916 रुपये अकुशल वर्ग के लिए, मतलब नॉर्मल अगर किसी को हम चरवाहा रख लेंगे तो नॉर्मल आदमी को 10,916 रुपये उनको प्रति माह तनख्वाह मिलेगा, समझ लीजिए ये मानदेय है। प्रति वर्ष इनको अगर हम जोड़ेंगे 10,916 को, तो ये हो जाएगा अपना 1,30,902 रुपये होगा इनको प्रति माह का। फिर और इसमें गौ सेवक के लिए मानदेय के बारे में बताया गया है कि गौ सेवक जो रहेंगे, जैसे कि ऊपर भी बताया गया है, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होंगे, वो श्रमयुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दैनिक न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी अनुसूची ग के अनुसार मानदेय प्रदाय होगा। वर्तमान में प्रचलित दर का औसत अनुसार प्रति गौ सेवक प्रति माह मानदेय 13,126 रुपये इनको प्रति माह मानदेय मिलेगा। चरवाहे को 10,916 रुपये मिलेगा, गौ सेवक को 13,126 रुपये मिलेगा। और ये जो रहेगा उच्च कुशल वर्ग के लिए है। अभी तो रहेंगे ही क्योंकि इन लोग एक्सपर्ट तो होते ही है, ट्रेनिंग लिए रहते हैं। तो इसके अलावा इनको अगर देखेंगे एक साल का इनका तनख्वाह कितना मिलेगा, मानदेय कितने मिलेगा, प्रति वर्ष जो है 1,57,512 रुपये इनको मानदेय मिलेगा, या समझ लीजिए इसमें व्यय होगा। पशु नस्ल सुधार के बारे में भी पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया गया है कि क्या क्या कितना कितना खर्च होगा, क्या लगेगा। जैसे पशु नस्ल सुधार के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन में प्राप्त सीमेन से किया जाएगा। इस हेतु चयनित संस्था द्वारा जमा की गई हितग्राही अंश की राशि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये व्यय होगा। और इसमें चारा विकास के लिए भी बताया कि 5 एकड़ के लिए, 5 एकड़ में अगर चारागाह बनाया है तो उसके लिए 2,85,000 रुपये का खर्च होगा। अब इसके बारे में इसका 2,85,000 का जो टारगेट बताया है चारा विकास के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ में कितना कितना खर्च होना है उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे आप देखेंगे तो 1 एकड़ में अगर चारा लगाना चाहेंगे, जो गौधान संचालक हैं, अगर उनके पास जमीन 5 एकड़ नहीं हो पाया, मान लो 1 एकड़ हो पा रहा है, तो 1 एकड़ में इनका खर्चा रहेगा 47,000 रुपये। अगर 5 एकड़ में, अगर ये अधिकतम है 5 एकड़, अगर 5 एकड़ में अगर चारा लगाएंगे तब जाके इनका खर्चा होगा 2,85,000 रुपये। अब इसके हिसाब से कोई 2 एकड़ में करेगा तो इसको आप डबल कर लीजिए। तो इसमें देखिए ये 10 प्रकार के अलग अलग विवरण है जिसमें यहाँ लिखा गया है कि क्या चीज़ में कितना खर्च होगा। भूमि तैयारी करने में 1 एकड़ के हिसाब से 5,000 बताया गया है। गोबर खाद 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो इसका खर्चा 20,000 बताया गया है। नेपियर घास, जिसको नेपियर रूट स्लिप बोल रहे हैं, तो 20,000 स्लिप लगता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा इसका नेपियर घास का, तो 20,000 लगता है, तो इसका खर्चा बता रहा है 5,000 रुपये। नेपियर लगाने में मजदूर खर्चा बता रहा है 1,600 रुपये। चारा परिवहन में 2,000 रुपये, सिंचाई बिजली ये सब करने में 2,000 रुपये, कीट नियंत्रण में 1,000 रुपये। चारा कटाई के लिए मजदूर खर्चा 6 से 7 कटाई प्रति वर्ष तो करना ही पड़ता है, ये बहुत जल्दी जल्दी तैयार होता है, मतलब ये 45 से 50 दिन में कटाई के लिए रेडी हो जाता है नेपियर घास। और पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा चारा है जो बहुत कम समय में तैयार होता है, इसमें लगेगा 4500 रुपये। चाप कटर का भी नहीं बताया है, जबकि क्योंकि 1 एकड़ में चाप कटर की आवश्यकता नहीं है उतना ज़्यादा, बाकी अभी तो फिलहाल इसमें कुछ बताया नहीं है। बाकी अगर 5 एकड़ जमीन है तो बहुत ज़्यादा चारा उत्पादन होगा, तो उसके लिए 50,000 का खर्चा भी चाप कटर, मतलब चारा काटने की मशीन के लिए भी इसमें व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा अन्य आकस्मिक व्यय, मतलब इसके अलावा भी अन्य कुछ खर्चे होंगे, उसके लिए भी 5,900 रुपये प्रति एकड़ की दर से रखा गया है। उसी तरह आप 5 एकड़ के हिसाब से भी देख सकते हैं, बस इसको 1 एकड़ को 5 से गुणा करके 5 एकड़ के लिए निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका भी खर्च का पूरा व्यवस्था है। इसमें कुछ नोट भी लिखा गया है कि गौधाम अंतर्गत चारा विकास का कार्य भूमि उपलब्ध होने पर संचालित किया जाएगा। प्रथम वर्ष राशि 2,85,000 रुपये, द्वितीय वर्ष से चाप कटर हेतु प्रावधानिक राशि देय नहीं होगी, मतलब एक ही बार दिया जाएगा चाप कटर के लिए। अगर वो 5 एकड़ तक में अगर संचालित करता है 2,85,000 रुपये, तो उसको प्रथम वर्ष से चाप कटर हेतु प्रावधानिक राशि देय नहीं होगी। अगर उसको गौधाम अंतर्गत चारा विकास कार्य भूमि उपलब्ध होने पर संचालित किया जाएगा, प्रथम वर्ष राशि 2,85,000 रुपये, द्वितीय वर्ष से चाप कटर हेतु प्रावधानिक राशि देनी होगी, मतलब एक ही बार इसको खरीदना है, बार बार खरीदना नहीं है, यह इसीलिए एक ही बार इसको पैसा भी मिलेगा। फिर इसका अधोसंरचना विकास के लिए भी इसमें लाख पैसे की व्यवस्था किया गया है कि कितना कितना लाख क्या क्या चीज़ के लिए बनाया जाएगा। अधोसंरचना मतलब कुछ बिल्डिंग, कुछ गोदाम, इस प्रकार से। तो इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पूरा डाटा जो है लाख रुपए में है, लाख के डेटा में। जैसे प्रथम वर्ष में अधोसंरचना विकास के लिए 5 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। फिर पोषण आहार हेतु अनुदान राशि 7,30,000 का इसमें लिखा है। चरवाहा हेतु मानदेय जो है
1,31,000, गौ सेवकों हेतु मानदेय 1,58,000, नस्ल सुधार हेतु 1,50,000, चारा विकास हेतु 2,85,000। इस प्रकार से प्रथम वर्ष में 19,54,000 रुपये का इसमें खर्च का बताया गया है। मैं यहाँ पर गलत बोल रहा था कि यह सिर्फ मतलब अधोसंरचना विकास के लिए है, बल्कि ये टोटल खर्चा बता रहा है एक साल में क्या क्या चीज़ में कितना खर्च होगा। वैसे ये द्वितीय वर्ष का टोटल खर्चा बता रहा है 21,34,000, तृतीय वर्ष का खर्चा बता रहा है 28,64,000, उसी प्रकार चतुर्थ वर्ष का खर्चा बता रहा है 32,29,000 रुपये। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी अनुदान है, बहुत सारी सहायता राशि है, इसमें वित्तीय प्रावधान है। अब इसके बारे में गौधाम का छत्तीसगढ़ राज्य सेवा गौ सेवा आयोग में पंजीयन की प्रक्रिया भी इसमें बताया गया कि किस तरीके से पंजीयन होगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो अब काफ़ी समय का वीडियो हो गया तो मैं इसको और नहीं पढ़ूंगा, बाकी आप इसको स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें और भी जानकारी किस प्रकार से गौधाम का छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग में पंजीयन की प्रक्रिया होगी उसके बारे में छत्तीसगढ़ सरकार का यह पत्र में सब डिटेल लिखा हुआ है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।